हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम वास्तुशास्त्र। नया घर लेना हर किसी के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन घर लेते समय हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर और मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 साल से वास्तु के एक्सपर्ट है और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका हमारे वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम कोई घर लेते हैं तब हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, तो हमें ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका ध्यान हमें रखना ही चाहिए। पहले तो जब आप घर देखने जाते हैं तो उसके आसपास का वातावरण देखें कि उसके आसपास कोई खराब जल बहता हुआ ना हो, गटर वगैरह ना हो, किसी भी तरह की स्टिंकिंग स्मेल नहीं हो जी। यह बहुत देखना जरूरी है। पहली बात, वो तो साइंटिफिक रीजंस हैं कि इस तरह की माहौल में आप रहेंगे तो आगे चल के बीमार पड़ेंगे और व्हाटएवर, लेकिन वास्तु में ऐसे माना जाता है कि जब भी खराब जल आपके आसपास होता है तो वो खराब ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करता है जी। जिसे आप नेगेटिव फोर्सेस, लोअर फोर्सेस कह सकते हैं। तो इस तरह की दूषित ऊर्जाओं से अगर आपको बचना है तो आपको इस तरह से दूर रहना पड़ेगा जी। ऐसी जगह देखें जहां पे खाली और खुला माहौल ज्यादा हो, जहां पर पेड़ पौधे अच्छे हों और उसके पास में स्वच्छ जल बहता हो या उसका भंडारकरण किया जाता हो। तो लेक भी हो सकता है, किसी तरह का छोटा सा वाटर फाउंटेन वगैरह क्रिएटेड हो सकता है, कुछ भी जी। तो इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी वाले जगह देखनी है। फिर जब आप घर की ओर जा रहे हैं, जिस वक्त आप घर से बाहर निकले हैं वह जगह देखने के लिए, तो उस वक्त आपको किस तरह से थॉट्स आए, आपको रास्ते में किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, यह भी बहुत महत्व वाली बात होती है। आपके साथ कोई शकुन हुआ, कोई अपशकुन हो गया जी। कोई ऐसा कॉल आ गया जो कहता है कि नहीं, आज जो हमारी मीटिंग थी वो कैंसिल है, हमारा जो ये काम था वो नहीं हुआ, है ना। इस तरह की अगर आपको नेगेटिव सुनाई देता है कोई भी कमेंट जी, तो आप ऐसे घर को देखने ही मत जाइए। और अगर आपको पॉजिटिव कुछ शकुन दिखते हैं, जैसे आपको कोई अच्छा बर्ड दिख गया, है ना, कुछ अच्छी सीनरी दिख गई, कोई ऐसा मंदिर का दर्शन हो गया ऑन द वे, जो आप यहाँ से बहुत बार आए हैं लेकिन सडनली आपको ये मंदिर दिख गया, आपको पहले पता नहीं था, है ना, या कुछ अच्छा कॉल आ गया कि अब मेरा ये काम हो गया, चाहे वो फ्रेंड हो, है ना, उसके घर में ही कुछ अच्छा हुआ हो, या उसने आपको किसी पार्टी के लिए इनवाइट किया है, या किसी पूजा या किसी अनुष्ठान के लिए इनवाइट किया है, कुछ भी जी। तो ऐसे पॉजिटिव कॉल्स कोई भी अगर आते हैं, या किसी का काम बन गया या आपका ही काम बन गया, तो आप ऐसे घर को देखने के लिए जाइए। जब आप रास्ते से जा रहे हैं एंड सडनली इस बड़ा कोई एक्सीडेंट आपको दिख जाता है या कुछ खराब कोई घटना घट जाती है, तो आपको ऐसे जगह को नहीं जाना है। ये शकुन की बात हो गई। उसके बाद जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी की ओर जा रहे हैं, तो हर किसी को एक ईश्वर ने इंट्यूशन पावर तो दिया होता है, कम ज्यादा वो अलग बात है, पर हर व्यक्ति को दिया होता है। तो आप जैसे ही वहां पर प्रवेश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह में जो आपको लेनी है, खरीदनी है, तो आपको अंदर से वाइब्स आती हैं जी। कुछ अच्छा फील होता है, कहीं कहीं लगता है कि नहीं ठीक ठाक है, इतना मजा नहीं है। अगर इस तरह की वाइब्स हैं तो उसे आप छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, इस जगह की वाइब्स तो मुझे काफी अच्छा अंदर से प्रफुल्लित या खुशी महसूस करा रही है जी, तो वो जगह आपके लिए सही है। हालांकि हो सकता है कि वास्तु वाइज उसमें फिर भी गड़बड़ियां हो, लेकिन एनर्जी वाइज वो काफी अच्छी है जी। उसके बाद जब आप घर का मुख्य द्वार देखते हैं तो अंदर खड़े रहकर बाहर आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं ये आपको देखना जरूरी है, ताकि अगर वो ईस्ट वाली दिशा है या नॉर्थ वाली दिशा है तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। एक जनरलाइज की बात कर रहे हैं बिल्कुल। और अगर वो साउथ या वेस्ट की ओर जा रही है तो वो आपके लिए बीमारी और नुकसान ही लेकर आएगी।
हमारी कुंडली जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उससे बहुत सारी चीजें जो हमारी है वो निर्भर करती है। yes. तो क्या घर लेते समय भी हमारी कुंडली देखना जरूरी होता है? ये देखिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु में जो हमने रिसर्च किया है जी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के परिपूरक हैं। तो इसके लिए अगर एस्ट्रो वास्तु को हम सही ढंग से देखें, एनालिसिस करें, तो उस व्यक्ति के पूरे जीवन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जी। तो इसलिए कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं वह हम इफेक्ट्स यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। उसी तरह से अगर जो ग्रह आपके खराब पड़े हैं कुंडली में, उनको आप वास्तु द्वारा ठीक कर सकते हो जी। अगर आपका वास्तु इतना अच्छा पॉजिटिव आपको हम दिलाएं आपकी कुंडली देखने के बाद, और वैसा वास्तु में आप रहना शुरू करें, तो वहां की जो अलग अलग दिशाओं में ग्रह बैठे हैं जी। वो आपके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स पे जी। और इससे दिशाओं को बदलने से आपकी दशा बदल सकती है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये तो। जी। एक और बात है जो आम इंसान भी बहुत बार देखता है कि हमारा जो नया घर हो उसमें कितनी खिड़की है, कितनी दरवाजे हैं, वेंटिलेशन कैसा है। तो वास्तु के हिसाब से हमारे जो घर के दरवाजे हैं उनकी दिशा कौन सी होनी चाहिए और किस तरह से हमें वो देखना चाहिए? देखिए अभी खिड़की दरवाजे कितने रखने चाहिए क्या, वो तो बहुत डिटेल्ड है, ठीक है, एक चीज नहीं है, बहुत सारी उसमें भी अलग अलग बुक्स अगर आप रेफर करोगे तो उसमें अलग अलग संख्या दी गई है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि वो उसमें आपको चेंज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, जितने फिक्स्ड आपको बिल्डर ने दिए हैं उतना ही आप रख सकते हो जी। लेकिन यहाँ पे हम क्या चेंज कर सकते हैं कि अगर मेरी खिड़की साउथ में है तो उसे मैं कम ड्यूरेशन के लिए खोलूंगा या खोलूंगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे यम देवता का स्थान माना गया है और उस वजह से वहां से नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आती है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो सूर्य अपने पूरे प्रभाव में साउथ डायरेक्शन में आके खड़ा होता है जी, ठीक है, इट राइजेस फ्रॉम ईस्ट और वो साउथ में जब पहुंचता है तब एकदम तेज धूप होती है, तो वहां से आपको यूवी रेज है ना जी। और ये सब रेज, इंफ्रारेड रेज, वो वहां से आपको उस वक्त मिलते हैं। तो कड़ी धूप में हम क्यों बोलते हैं बच्चों को भी कि आप बाहर मत जाओ, बिकॉज टू प्रोटेक्ट देम। सवेरे हम उनको नहीं बोलते, शाम को इतना हम उनके साथ जिद नहीं करते, लेकिन दोपहर जब कड़ी धूप होती है तो डेफिनेटली उसमें आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम हो जाते हैं। फिर आपके स्किन पर, आपके बॉडी पार्ट्स पर यूवी रेज अगर बहुत तेज हो तो कैंसरस भी हो सकते हैं जी। तो इसी तरीके से अगर साउथ वाली दिशा की जो खिड़की या दरवाजा है उसे कम खोला जाए, ड्यूरेशन कम रखी जाए, तो इससे उसके बैड इफेक्ट से बचा जा सकता है। उसी तरह वेस्ट जोन में जब हम बात करेंगे तो उस टाइम में सूर्य अस्त होता है जी, ठीक है, जब सूर्य अस्त होता है वायरस बैक्टीरिया प्रभावित हो जाते हैं, ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज सनरेज आर लेस, तो वो मरते नहीं है, तो इसलिए वहां से वो एनर्जी ज्यादा प्रभावित करती हैं। दूसरे आप ऐसे भी देख लीजिए कि मच्छर वगैरह ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं आफ्टर सनसेट, तो वो भी आपके घर में आते हैं। तो साइंटिफिक रीजंस बहुत हैं इसके पीछे, लेकिन अगर आप इसे जनरली भी देखोगे तो क्योंकि अस्त वाली दिशा है तो इसलिए इसको कम खुला और कम यूज्ड रखा जाएगा, तो उतना अच्छा इफेक्ट आपके लाइफ पे आएगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि पूर्व दिशा में जो है कि ज्यादा खाली खुला जगह रखना चाहिए, वहां पे अगर हमारा मुख्य द्वार है या वहां पर हमारे अगर विंडोज हैं उनको जितना खुला रखेंगे तो एरिया कवरेज ज्यादा होगा, कॉस्मिक रेज उतनी ज्यादा आएंगी, उतना आपके पूरे बॉडी पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यू विल फील मोर बेटर, मोर एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा ताकत होगी, कुछ भी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और अगर उत्तर दिशा में देखेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, उसके वजह से आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो राइट टाइप ऑफ डिसीजन एट द राइट टाइप ऑफ टाइम, है ना, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, वो लेना बहुत आवश्यक होता है, तो वो आपको उत्तर दिशा से ही प्राप्त होती है। इसके वजह से आप सही दिशा में सही वक्त पर, सही मुहूर्त पर, सही टाइम पर और सही तरीके से डिसीजन ले पाते। जी बिल्कुल सर, जब भी हम रीसेल वाली कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हम बहुत सारी पूछताछ करते हैं,
तो ऐसी कौन सी पूछताछ है जो हमें करना जरूरी होता है वास्तु के हिसाब से? जब आप रीसेल वाली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पहले तो आप इंक्वायर कीजिए कि वो रीसेल कर क्यों रहा है, क्या उसके ऊपर कोई कर्जे हो गए थे, है ना जी। पहली पॉइंट, कर्जे तो नहीं हो गए थे। अगर कर्जे हुए थे तो कर्जे चुका पाया था कि नहीं, या चुकाने के लिए ही इस प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ा। तो आपको पता चलता है कि मुझे पहले से ही, या तो अगर मुझे बहुत सस्ते में प्रॉपर्टी मिल रही है तो मुझे पहले से ही वास्तु एनालिसिस करके उसकी रेमेडीज वहां पे लगवा कर और फिर ही मुझे कुछ आगे बढ़ना है। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वह आपके ऊपर भी कर्जा कर सकती है जी। अगर सस्ती है बहुत ज्यादा तो आप इसके रेमेडीज वगैरह करवा के ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अमाउंट में, थोड़ा सा ही आपको सस्ता मिला है, तो उसे हमें छोड़ देने में ही भलाई है। दूसरा, वहां पे किसी की अनटाइमली डेथ तो नहीं हो गई जी, है ना, क्योंकि अनटाइमली अगर किसी की डेथ हुई है, किसी ने सुसाइड वहां पे किया है, तो ऐसी ऊर्जाएं आपको बहुत जल्दी घेर लेती हैं और इसका आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जी, बिल्कुल। तीसरा होता है एनर्जी अटैचमेंट। एनर्जी अटैचमेंट मतलब वो पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी को एंग्रॉस कर देती है, आपके बॉडी को अपने साथ में खींच लेती है जी। आपके साथ चिपक जाती है बेसिकली। तो उससे क्या होता है कि घोस्टली इम्प्रिंट्स या घोस्ट जैसे हमारे बॉडी में है, उस तरह से आप रिएक्ट करना शुरू कर दोगे। और ये काफी जगहों में हमने देखा है, कोई माने नहीं माने ये अलग बात है, पर इस तरह की चीजें हमने देखी हैं जिसको रिमूव करना फिर बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए कुछ अलग प्रैक्टिसेस होती हैं जो कॉमन इंसान इतना जल्दी समझ नहीं पाएगा, या समझना नहीं चाहता, या मे बी उसके लिए ओपन माइंडेड अभी नहीं है, क्योंकि ये भी एक साइंस है जो पैरानॉर्मल है, आगे है, साइंस के बियॉन्ड है, अभी तक पूरी तरह से डिकोडेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उस चीज से बचना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर जो प्रॉपर्टी में आप हो, जो लेना चाह रहे हैं, उसके बाजू वाली प्रॉपर्टी जो है टच प्रॉपर्टी, अगर उसमें भी किसी का डेथ हुआ है, या उसके नीचे, एग्जैक्ट नीचे वाला फ्लोर या एग्जैक्ट ऊपर वाला फ्लोर, ठीक है, तो अगर वो भी रहेगा तो वहां से भी ऊर्जाएं ट्रैवल करती हैं। अच्छा। तो इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, जब भी इस तरह की प्रॉपर्टीज खरीदें या कहीं पे ऑक्शन में आपको प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, तो पहले अच्छे से वास्तु कंसल्टेंट से कनेक्ट करें, खास करके जो थोड़ा इंट्यूटिव वगैरह भी हो, जो स्कैनर्स वगैरह का अच्छे से यूज कर सके, क्योंकि इस तरह की ऊर्जाएं पहले डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप ऐसे किसी जगह में ना फंस जाएं या प्रॉब्लम में ना फंसे जिसका आपके पास फिर जल्दी कोई तोड़ नहीं है। सर, जब भी हम कोई घर रेंट पर लेते हैं तो क्या तब भी हमें वास्तुशास्त्र का मार्गदर्शन जरूरी होता है? जी, यही भ्रांति सभी लोगों को है कि रेंटल अगर स्पेस में मैं जा रहा हूं या जा रही हूं जी, तो वहां पर वास्तु मेरे लिए जरूरी नहीं है, ऐसे लोग समझते हैं जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वास्तु शांति क्यों करनी चाहिए कि जहां पे भी आप 8 घंटे से ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो वह जगह को आपको वास्तु सम्मत बनाकर रखना ही चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जाएं आपके ऊपर भी उतना ही काम करेंगी जितना कि उसके ओनर के ऊपर काम करेंगी, क्योंकि आप वहां पर रह रहे हो। बिल्कुल। इसलिए जब भी आप किसी भी घर में जा रहे हैं तो वहां पर वास्तु शांति करवाएं, चाहे वो रेंटल हो या ओनरशिप हो। वहां पर वास्तु कंसल्टेशन करवाकर रेमेडीज वहां पर सिर्फ हम ऐसी रखवाते हैं जो मूवेबल हो जी। उस रेमेडीज को आप एक जगह से लेकर दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं, अगर आप वो जगह छोड़ते हैं तो जी। ओनरशिप में अंदर हम उस टाइल्स में, उस दीवार में, उस फॉल सीलिंग में इंस्टॉल करवाते हैं जी। तो ये सिर्फ फर्क हो जाता है, बाकी कुछ नहीं जी। आपने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि जो घर हम देख रहे हैं या फिर जिसमें हम रेंट पे जा रहे हैं वो वास्तु सम्मत है या नहीं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो वास्तु सम्मत है या नहीं? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कल्पिता जी, कि वास्तु सम्मत अगर आपको जानना है तो कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि 40% आपको मिलता है, 30 to 40% मुख का। अभी कोई भी व्यक्ति अगर शादी भी करता है तो पहले शक्ल तो देखेगा ना जी। है ना, लड़का हो या लड़की हो, जब तक शक्ल उसे पसंद नहीं आई तो आगे बढ़ेगा ही नहीं।
बाद में देखेगा कि उसके अंदर कैसे गुण हैं, क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है जी। या पहली बार में अगर उन्हें पसंद नहीं है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। इसी तरह से वास्तुशास्त्र में भी होता है कि पहले जब आप जा रहे हो तो पहले बाहर से आप देखो कि वेदर यू लाइक द प्लेस। तो पहले आपको अगर वो पसंद है और ईस्ट या नॉर्थ में उसकी एंट्री है जी। तो यानी आपको 30 to 40% मार्क्स मिल गए। और उसके बाद आपको देखना है अंदर जैसे आप प्रवेश कर रहे हो कि वहां पर पर्टिकुलर किचन का लोकेशन कहाँ है। अगर वो आग्नेय दिशा में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो बढ़िया है जी। उससे भी आपको 10% मार्क्स मिल जाती है। अगर मंदिर का लोकेशन वहां पे या खाली खुला अच्छा डायरेक्शन जो है वो हमें ईशान्य में मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट में, तो 10% उससे मार्क्स मिल जाते हैं। ब्रह्म स्थान पर आ जाइए, अगर खाली खुला है, वहां पे किसी तरह का गटर टॉयलेट सेक्शन नहीं बना हुआ या कोई पिल्लर या इस तरह का कोई ओवरहेड बीम नहीं है, तो अगेन 10% मार्क्स। आपका मुख्य मास्टर बेडरूम अगर साउथ वेस्ट की ओर है तो आपको उसके भी 10% मार्क्स मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से कुछ पर्टिकुलर मार्किंग्स दी गई हैं। अगर उन मार्किंग्स पर वो 60 to 65% मिल जाते हैं, यानी यह घर आपके लिए अच्छा है, रहने के लायक है, वास्तु इन्वेस्ट करने के लायक है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो यह आपके कार्य के लायक है। बाकी परसेंटेज हम रेमेडीज करके इसको बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गृह प्रवेश करते समय या फिर घर देखने जाते समय मुहूर्त देखते हैं। करेक्ट। तो क्या मुहूर्त शास्त्र और वास्तुशास्त्र में संबंध है? हाँ, मुहूर्त शास्त्र और वास्तुशास्त्र में बहुत बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जब भी आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉपर्टी में आपके पहले कदम है जी, जो आपको लाइफ को आगे की ओर लेकर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप और आपका परिवार रहेंगे बहुत समय तक जी। या हो सकता है फॉर द लाइफ टाइम, है ना। तो इसलिए मुहूर्त देखना बहुत जरूरी है। इसमें भी मुहूर्त शास्त्र एक अलग से ही शास्त्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने ग्रहों से। तो इसमें एस्ट्रोलॉजिकली अगर कुंडली के डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हो, आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों डिटेल्स एक्चुअल आपके पास अवेलेबल हो, ना कि थोड़ा सा वेवरी कि इस टाइम में मैं इसी समय पे पैदा हुआ था लेकिन मुझे पता नहीं ये साल है कि वो साल है, क्योंकि उस टाइम में शायद ज्यादा अवेयरनेस नहीं था इन बातों का। लेकिन अगर वो डिटेल्स हमें प्रॉपरली मिल जाते हैं तो हम मुहूर्त शास्त्र के द्वारा आपके बहुत सारे सही डिटेल्स और किस दिन किस समय आपको गृह प्रवेश करना चाहिए, या गृह प्रवेश के बाद में गृह शांति भी होनी चाहिए या वास्तु शांति होनी चाहिए या किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए, वह भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। और उसके बाद ये मुहूर्त हमारे ऊपर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं कि अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी मुहूर्त होते हैं जी। क्या आपको आपके घर में सब पहले से ही बहुत बीमार हैं तो उस तरह के मुहूर्त में आप एंट्री कर सकते हो जिसमें सबकी सेहत अच्छी हो जी। दूसरा होता है कि एक सर्वार्थ सिद्धि योग होता है जिसमें हर कोई बहुत अच्छे से नेम फेम अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी सब चीजें मिलती हैं, दैवीय कृपा, धन दौलत, अच्छी सेहत, अच्छे रिलेशनशिप। अमृत सिद्धि योग होता है जो धन से संबंधित ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में गुरु पुष्य अमृत योग, रवि पुष्य अमृत योग, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग बहुत बढ़िया बढ़िया समय और मुहूर्त होते हैं जिसको अच्छे से अगर आप डिकोड कर पाए जी। और वहां पर अपने क्लाइंट्स को गाइड कर पाए कि उनके जीवन में क्या चीज की कमी है और किस वक्त वो अगर प्रवेश करें या किस समय वो प्रवेश करें जो उनके लिए सबसे उत्तम हो जी। तो ऐसे गाइडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी कैलकुलेशंस जो है वो कम से कम 2-3 घंटे का समय उसमें लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पंचांग खोला, ये मुहूर्त देखने हैं, उसी मुहूर्त में बस उनको बोल देना है, वो तो एक जनरलाइज्ड है। लेकिन आपके लिए वो मुहूर्त कितना इम्पोर्टेंट है, कितना फलीभूत हो सकता है, इसके अनुसार आपको गाइडेंस की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सर। थोड़ी देर पहले आपने वास्तु शांति का जिक्र किया जी। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि नया घर में जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो वास्तु शांति करना क्यों जरूरी होता है? कल्पिता जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं या
कोई भी नई चीज खरीदते हैं तो हम वहां पर भी किसी भी देवी देवता को जिसमें हम आस्था रखते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल। बड़े बुजुर्गों से भी आशीर्वाद लेते हैं अगर हमारे में संस्कार अभी भी उसी तरह से हैं जो जिसमें हम बचपन से ग्रो हुए हैं। तो अगर ये सब चीजें हम कर रहे हैं तो जो घर में आप लाइफ टाइम बिताने वाले हो जी, तो उसमें प्रवेश करते समय अगर हम उन देवी देवताओं का आह्वान नहीं करते हैं, वास्तु देवता जो उस घर के अधिपति हैं जी, कंट्रोलर ऑफ एनर्जीज हैं, तो उनको अगर हम प्रसन्न नहीं करते हैं, उनको उनका भाग का भोग नहीं चढ़ाते हैं, तो फिर वो हमें आशीर्वाद कैसे देंगे? तो उनकी आशीर्वाद प्राप्ति के लिए ही वास्तु शांति की जाती है और उसके बाद ही हमें वहां पर रहने की अनुमति मिलती है। तो बिना अनुमति अगर आप रहोगे तो आपको क्या इफेक्ट्स आएंगे वो आप खुद समझ लीजिए। बिल्कुल। कि अगर आप कहीं पे मान लीजिए टोल टैक्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वी आर क्रॉसिंग अ हाईवे एंड टोल टैक्स इज स्टिल देयर, तो आप टोल जब तक नहीं भरोगे तब तक आपको दूसरे तरफ नहीं जाना मिलता। आप वो फाटक तोड़कर भी जा सकते हैं, बूम बैरियर, राइट जी। तो वो करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स ही आने वाली है, कोई आपको पकड़ेगा, कोई एनर्जी आपको, उसी तरह से वो एनर्जी ही है जी। तो ये भी एक एनर्जी है जो आपको पकड़ेगी, तकलीफ देगी, कुछ ना कुछ कष्ट देगी। तो इसलिए वास्तु देवता को प्रसन्न करना अति उत्तम कार्य है और यह एक बार आपने कर दिया तो लाइफ टाइम तक उसका इफेक्ट अच्छा रहता है। उनका आशीर्वाद पहले आपको प्राप्त हो गया तो सही वास्तु कंसल्टेंट भी आपको मिल जाएगा जो आगे चल के आपको गाइड करेगा कि किस तरह की रेमेडीज हमें करनी है जी। ठीक है, बिल्कुल। सर फिर क्या वास्तु शांति और वास्तु रेमेडी दोनों एक ही है? नहीं, ये दोनों अलग है। वास्तु शांति जो है वो गणेश जी की पहले हम पूजन अर्चना वगैरह करते हैं जी। उसके बाद में नवग्रह की पूजन होती है, उसके बाद में वास्तु शांति होती है, या उसके साथ और भी बहुत सारी कोई पूजाएं करवाते हैं कॉम्बिनेशन में, वो भी कर सकते हैं। जो भी उनके कुलदेवी कुलदेवत हैं उनका भी आह्वान होता है जी। तो वो जो है वो परमिशन है वहां आने के लिए और आशीर्वाद के लिए, ताकि हमारे सब कार्य सही समय पर और अच्छी तरीके से निपट जाए, कोई दिक्कत ना आए। वास्तु रेमेडीज तब होती हैं जब आपके यहाँ पर किसी तरह के बहुत गहरे वास्तु दोष हैं और उनका हमें निवारण करना है बगैर तोड़फोड़ के। तो वो ऊर्जाएं जो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव लेकर आ सकती हैं, चाहे वो हमारे धंधे को रुकावट वगैरह करती हो, या अगर हम नौकरी पेशा हैं तो हमारे करियर ग्रोथ को रोक रही हैं, या हमारे रिलेशनशिप को बनने नहीं दे रही हैं, या जो शादी के लायक है उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, या जो व्यक्ति वहां पर रह रहे हैं उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ क्लेश लगा पड़ा है ना, या किसी की सेहत अच्छी नहीं रहती है। तो उस सब को ठीक करने के लिए एक एक सेक्टर को, एक एक दिशा को, एक एक कॉर्नर को और एक एक दिशा में जो 9 पार्ट्स हैं उन सभी को प्रसन्न करने के लिए वास्तु एनालिसिस और उसके बाद में वास्तु रेमेडीज ये करना आवश्यक है जी। बिल्कुल सर, ऐसा कहते हैं कि कोई भी घर जो टी जंक्शन पे हो वो नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है और ये टी जंक्शन क्या होता है? तो टी जंक्शन वाला जो घर होता है, पहले तो टी जंक्शन ये होता है कि जब रोड की पूरी एनर्जीज डाइवर्स हो जाती है, लेकिन वहां से जो ऊर्जा है वो आपके उस पर्टिकुलर बंगलो जो आपको बनाना है, या जो प्रॉपर्टी है, होटल है, हॉस्पिटल है, व्हाटएवर प्रॉपर्टी इट इज, चाहे वो कमर्शियल हो या आपकी पर्सनल प्राइवेट हो, तो वो प्रॉपर्टी से क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा टकराती है, इसके वजह से वहां पे रहने वाले लोगों की जिंदगी जो है वो खुशनुमा नहीं रह पाती जी। हमेशा उनके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट क्लेश रहते हैं, उनका जो करियर है वो नहीं ग्रो होता, पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमेशा वहां पे गुस्सा, एक दूसरे के लिए चिड़चिड़ाहट, यह सब आ जाते हैं जी। और इसके वजह से वहां पे स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस की वजह से उनकी हेल्थ भी सफर करती है। उसी तरह से अगर बिजनेस प्रेमाइसेस है या शोरूम है या कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी है, तो वहां पे ये ऊर्जा इतनी स्ट्रांगली टकराती है कि वहां पे क्लाइंट्स का आना ही बंद हो जाता है जी। तो इसकी वजह से हमेशा वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो नुकसान में होती हैं। ऑफ कोर्स उसके हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग रेमेडीज हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जिससे कुछ समय के बाद अच्छी रिजल्ट्स आनी भी शुरू हो जाती है जी। लेकिन वो सही ढंग से वहां पे स्थापित करना इम्पोर्टेंट है। इसके वजह से हम पर्सनली वहां पे खड़े रह के उनको करवाते हैं
जी। क्योंकि ये जो दोष है ये मेजर दोषों में है और इसको लीनियन तरीके से नहीं लिया जा सकता है, इसको सीरियस तरीके से और सही ढंग से कितने दिशा कितने डायरेक्शन में कौन कौन सी रेमेडी इंस्टॉल करनी है, कितनी डिस्टेंस पे करनी है, किस वक्त करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल सर। मेरा एक दोस्त था जिसे घर लेना था, तो घर लेने गया, उसने घर देखा, उसे पसंद भी आया, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उस घर के जो ओनर थे वो अकेले इंसान हैं, उनकी कोई संतति नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। तो क्या ये रीजन सही है? हाँ, बहुत सही है, क्योंकि देखिए वास्तु में वैसे भी हम बड़े बुजुर्गों के ही सिद्धांतों को लेते हैं। जी। वास्तुशास्त्र जो है 5000 साल पुराना शास्त्र है, ये कोई आज किसी ने इन्वेंट कर दिया ऐसे कुछ नहीं है। ये शास्त्रों में वर्णित है, मत्स्य पुराण में भी है, बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है जी। तो वहां से ही इसे लिया हुआ है। तो इस शास्त्र को सही ढंग से अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जहां पर किसी तरह की अप्रिय घटना घटी हो वो जगह नहीं लेनी है, जहां पे किसी की अनटाइमली डेथ हुई हो वहां पे भी नहीं, किसी की लंबी बीमारी हुई हो वहां पे नहीं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे हो वो नहीं लेनी चाहिए, जहां पे किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो तो वो ही सेम ऊर्जा कैरी फॉरवर्ड हो जाती है जी। तो उसे फिर क्लियरेंसेस करना हम कर सकते हैं, लेकिन इजी नहीं है जी। ठीक है। तो उसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है, कुछ पूजाएं करानी पड़ती हैं, कुछ शांति करनी पड़ती है, किसी तरह की रिमूवल टेक्निक्स होती हैं, रेमेडीज होती हैं, कुछ इंस्टॉलेशंस होती हैं, वो सब करनी पड़ती हैं, जो बहुत छोटा कार्य नहीं बहुत ही बड़ा कार्य होता है और बहुत ही जटिल कार्य होता है, बहुत ही मेहनत वाला कार्य होता है। मैं ये नहीं कहता कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टीज मिलती हैं और आपके घर वाले या आपके कोई बड़े बुजुर्ग आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए। ये इफेक्ट आगे के जनरेशन्स पर अवश्य आता है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। जी। तो दोस्तों, हम मिलेंगे वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।